साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के अंतर्गत आज तो गजब ही हो गया। ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ कि लोग हक्के बक्के रह गए। बदलाव के संदर्भ में कयास थे हिमाचल में तख्ता पलट के। माना जा रहा था कि सुक्खू जी कभी भी विदा हो जाएंगे, कब नई सरकार अस्तित्व में आ जाएगी, कब नया मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा। पर हिमाचल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर हरियाणा में तो कमाल हो गया। हरियाणा में गठबंधन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी जननायक जनता पार्टी, मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री और उनके साथ में दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री। 4.5 साल से गठबंधन चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से तनातनी की खबरें आ रही थी। तनातनी थी लोकसभा चुनाव में हिस्सेदारी को लेकर। भाजपा की हरियाणा में 10 में से 10 सीटें थी। जेजेपी को लग रहा था जब सत्ता में हिस्सेदारी है तो सीटों में भी हिस्सेदारी लोकसभा के संदर्भ में मिले और हमको भी लोकसभा में कुछ सीटें मिले। भाजपा अपनी 10 में से सीटें कैसे दे दी, इसलिए तनाव चल रहा था। पर जेजेपी के साथ में गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा, इसको लेकर तो कयास थे। पर मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसको लेकर तो कोई असमंजस ही नहीं था। और अगर किसी के दिमाग में कोई असमंजस था भी तो कल जिस तरीके से सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मनोहर लाल खट्टर जी के साथ अपने आत्मीय रिश्तों को सार्वजनिक रूप से मंच पर व्यक्त किया, उसके बाद तो कोई उम्मीद ही नहीं रह गई थी किसी बदलाव की। किस तरीके से मनोहर लाल खट्टर जी के संदर्भ में नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि हम उस समय से साथ हैं जब दरी पर साथ सोया करते थे। उन्होंने बताया देश की जनता को, केवल हरियाणा की जनता को नहीं, कि खट्टर जी के पास एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी। उस मोटरसाइकिल पर मैं पीछे बैठा करता था, उनके साथ रोहतक से गुड़गांव तक आया करता था। सड़क बड़ी खराब होती थी। अब हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कितना बढ़िया काम हुआ है, कितनी बढ़िया सड़क बनी है। हरियाणा की काया पलट कर दी। और बात सच भी है, मनोहर लाल खट्टर जी के दौर में ही लोगों ने ये जाना कि ना कि बिना पर्चियों खर्ची के भी नियुक्तियां हो सकती हैं। ये मनोहर लाल खट्टर जी का हरियाणा के संदर्भ में सबसे बड़ा योगदान था। पर दुष्यंत चौटाला रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जेजेपी का साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, इसको लेकर कयासबाजी थी। पर आज तो सब कुछ उलट पुलट हो गया। जेजेपी का साथ तो रहा ही नहीं, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री रहे नहीं, पर शाम होते होते तक मनोहर लाल खट्टर भी मुख्यमंत्री नहीं रहे और अभी अभी प्रदेश अध्यक्ष बने नायब सैनी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हो गए। तो आज हमारा इसी पर पूरा चर्चा केंद्रित है। हमारा विषय हरियाणा में प्रयोग, सैनी का राजयोग। क्यों कुछ ऐसा हुआ, क्या परिस्थितियां हैं और इसके मायने क्या है। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ बाल मुकुंद शर्मा जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ है। कोशिश हमारी थी कि जननायक जनता पार्टी का प्रतिनिधि भी इस चर्चा का हिस्सा बने, पर जेजेपी सदमे में है। उसे लगा अभी बोलना ठीक नहीं। कल उनकी रैली है हिसार में, वहां पर कुछ बोलेगा, उसके बाद में फिर मीडिया में भी उनके लोग बोलेंगे, हम इंतजार कर लेंगे। पर अभी तो वीरेंद्र सिंह चौहान जी से शुरू करते हैं। और वीरेंद्र जी आपसे जानना चाहते हैं, भाई हम सब हक्के बक्के हैं, हम सब हैरत में हैं, आप भी उतनी हैरत में है कि नहीं है? ये आपका कहना है कि जो हमने सोचा था वैसा ही हुआ है? थोड़ा रोशनी दीजिए ना। देखिए, ये कहना तो गलत होगा कि मैंने या आपने कल शाम को सोच लिया था कि ये होने वाला है और इसलिए हम हैरत में नहीं हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से हरियाणा की कमान नायब सिंह जी को आज सौंपी गई है नए मुख्यमंत्री के रूप में, इसकी कल्पना मीडिया को भी नहीं थी, पार्टी में भी कम से कम मेरे जैसे जो साधारण कार्यकर्ता हैं उनको नहीं थी। परंतु भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय हैं बहुत बार इसी तरह से, इसी अंदाज में, चौंकाने वाले अंदाज में होते हैं। और जितने निर्णय भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के होते हैं उन सब का मकसद निश्चित तौर पर सकारात्मक होता है। पार्टी, सरकार, संगठन में नए प्राण फूंकना, ऊर्जा में और सकारात्मक वृद्धि करना उनका मंतव्य रहता है। मनोहर जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 साल में, जैसा आपने कहा, हरियाणा में कायापलट हुआ है। राजकाज की संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। गांव जिनके नाम पर लोग सियासत किया करते थे, हमसे पहले आने वाले गांव की बात करते थे, लेकिन गांव में अंधेरा था, गांव को बिजली 24 घंटे नहीं मिलती थी। मनोहर जी के शासनकाल में हरियाणा में 5900 गांव ऐसे हो गए हैं आज जो 24 घंटे रोशन रहते हैं। 1.25 लाख नौकरियां बिना खर्ची पर्ची मेरिट पर पारदर्शिता से उस प्रदेश में दे दी गई जिस प्रदेश में नौकरियां जाति, जिला और किसके पल्ले नोटों का कितना बड़ा झोला है
ये देखकर दी जाती थी। बहुत बेहतरीन काम मनोहर जी के नेतृत्व की पहली सरकार ने और मनोहर जी के नेतृत्व में गठबंधन की दूसरी सरकार ने आज तक किया था। उस काम को और बेहतर ढंग से करना चाहिए, उसमें और गति आए और कुछ उसमें नई तरंग, नई उमंग आए। ये विचार करके नई राजनीतिक परिस्थितियां जो सामने खड़े लोकसभा के चुनावों के कारण पैदा हुई हैं, उनमें पार्टी नेतृत्व ने, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, शिखर नेतृत्व ने ये तय किया कि मनोहर जी के स्थान पर उनके सहयोगी, उनके साथ संगठन में प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे, जो आज भी हैं, अभी हाल भी, लेकिन सुबह तक जो प्रदेश अध्यक्ष के नाते मनोहर जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, पार्टी ने तय किया कि मुख्यमंत्री का काम, मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा करने का काम, सरकार के संचालन का काम अब नायब सिंह जी करेंगे। तो ये बहुत सकारात्मक निर्णय है और इस निर्णय का लाभ हमें हर स्तर पर होने वाला है। एक बेहतरीन संदेश पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जाएगा, प्रदेश की यानी खट्टर जी की विदाई कार्यकर्ताओं में सकारात्मक संदेश देगी। खट्टर जी ने बेहतर काम किया, भाई बेहतर काम के एवज में किया क्या? आप बता रहे हैं कि खट्टर नई ऊर्जा आएगी, तो क्या माने खट्टर जी थक गए थे, चुक गए थे, इसलिए बदल दिया? या दुष्यंत चौटाला जी के साथ में सरकार चलाई खट्टर जी ने 4.5 साल, ठीक नहीं किया इसलिए बदल दिया? थोड़ा रोशनी दीजिए ना। और जेजेपी के साथ गठबंधन भी आज टूट गया, थोड़ा इस पे भी तो दृष्टि दीजिए ना। भाई इतना अच्छा काम किया था तो सहयोगी बीच रास्ते में क्यों छोड़ गया, या आपने उससे पल्ला क्यों छुड़ा लिया? मैंने डॉक्टर साहब मैंने बड़ी स्पष्टता से कहा, डॉक्टर साहब मैंने बड़ी स्पष्टता से कहा कि न मनोहर जी थके थे, न चुके थे, मनोहर जी बेहतरीन काम कर रहे थे। यही इसमें सकारात्मक पक्ष है। पार्टी ने तय किया कि जो नई राजनीतिक स्थितियां अब हमारे सामने खड़ी हैं, उनमें हम परिवर्तन करते हैं। नवीन पर्व है सामने, उसमें नवीन प्राण चाहिए। नया नेतृत्व अगर दे दिया है तो निश्चित तौर पर उसमें सकारात्मकता का भाव हमारे मनों में तो है, कार्यकर्ताओं के मनों में भी है। जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन जब हमने डॉक्टर साहब किया था 2019 में, तो गठबंधन करते समय हमने ये कहा था कि अगले चुनाव तक हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे हैं। अब जबकि सामने चुनाव आ गया, यह तय करने का प्रश्न था साथ लड़ें, अलग अलग लड़ें। उस प्रक्रिया में जननायक जनता पार्टी का हमारे साथ चलना शायद कठिन हो रहा था। तो उस नए संदर्भ में, नई परिस्थितियों में यह परिवर्तन कर लिया हमने। और सुबह वाली सरकार ने एक बार इस्तीफा दिया, सांझ ढले हमने नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठित कर ली। हरियाणा जिस तरह विकास की पटरी पर सरपट दौड़ रहा था, मैं ये समझता हूं वैसा तो कम से कम दौड़ेगा, उससे बेहतर भी काम करता हुआ आपको दिखे। इस लक्ष्य के साथ आज नायब सिंह जी ने प्रदेश की कमान संभाली है। मैं बाल मुकुंद जी के पास जाऊं उससे पहले आपसे एक बार जानना चाहता हूं, ये जो 4.5 साल आपके साथ में रहे, उनके 5 आपने बीच रास्ते में ही अपने साथ धर लिए, ये आपने क्या किया वीरेंद्र जी? थोड़ा इसमें भी तो दृष्टि दो। 10 आए थे, 10 में से वो 5 ही रह गए, 5 आपके पास दिख गए। इसके संदर्भ में कोई दृष्टि, कोई सोच, कोई कौशल, कोई रणनीति, इसमें कोई रोशनी देना चाहे? डॉक्टर साहब, राजनीति में उतार चढ़ाव, घटना बढ़ना चलता रहता है और भारत का कानून किसी भी राजनीतिक दल के विधायकों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ठीक वैसे अपना मन बदलने का अधिकार देता है जैसे मतदाता को भी अधिकार है। हां, उस पर कुछ दल बदल विरोधी कानून के बंधन जरूर हैं चुने हुए प्रतिनिधियों पर। तो यह परिवर्तन चलता रहता है। अगर जननायक जनता पार्टी के विधायक अपने नेतृत्व के काम करने के तरीके से असंतुष्ट हैं, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न करने के बजाय प्रश्न जननायक जनता पार्टी के नेतृत्व से ही करना चाहिए कि वो अपना 10 का कुनबा जस का तस क्यों नहीं रख पाए। सलाह अच्छी है आपकी, मौका मिलेगा तो कर लेंगे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी। लेकिन बाल मुकुंद शर्मा जी के पास चलते हैं। बाल मुकुंद जी, आप कितने सदमे में इस परिवर्तन से? जो काम आपसे ना हो पाया वो भाजपा ने खुद कर दिया,
आप खट्टर जी को हटाना चाहते थे, आपके बस की तो रही नहीं, भाजपा ने खुद ही खट्टर जी को विदा कर दिया। क्या कहते हैं आप, कितने हकबका गए आप ये सब देख के? ये देखिए, प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है जी हम भी कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, आप भी एक स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप। जी आप बिल्कुल सदमे में होंगे, मैं मानता हूं आपकी बात, और पार्टी वाले जैसे प्रवक्ता से भी आपने पूछा, जी लेकिन ये अड़बड़ाहट में उठाया गया कदम है। सदमे की इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जो अड़बड़ाहट में उठाया गया भाजपा कदम। और हमारे जो हरियाणवी जो कथा है ना, उसमें एक बात चलती है, घनी श्याणी दो पोया करे फिर भूखी सोया करे। जी ये आज भाजपा पे ऊपर यूं का यूं लागू होगा, इसके रिजल्ट आएंगे 2 महीने में। आपने भी सुनी होगी, क्योंकि आप भी हरियाणवी उसमें संस्कृति में पले बड़े दिखते हो मुझे, जी कि घनी छाणी 2 पे पोया करे फिर भूखी सोया करे। जी चुनाव की आचार संहिता लगने में 4 दिन बाकी हैं। जी जिन मुख्यमंत्री के बारे में कल तक प्रधानमंत्री जी ने भी ढिंढोरा पीटा कि हम साथ रहते थे, हमने इतना अच्छा काम किया, इनकी अलग दूरदृष्टि थी, और उनको आज सुबह सुबह बदल दिया, कोई कारण नहीं। जिसके साथ 4.5 साल से बैसाखियां लेकर चल रहे थे, उनसे ऐसे बेआबरू करके उनको निकाल दिया, कोई इनके पास जवाब नहीं। उसके बाद एक भरपाई होती है किसी चीज की, वो भरपाई तो अपने शब्दों में कोई भी कुछ कहेगा, फैसला देश की जनता को करना है। जनता जनार्दन है, जनता भगवान का स्वरूप है। यहाँ जनता के दरबार में जाकर क्या कहेंगे, या तो यूं कहना पड़ेगा कि खट्टर साहब से कानून व्यवस्था नहीं संभली, कल सोनीपत में मर्डर हुआ था, परसों पानीपत में मर्डर हुआ था, डकैतियां हो रही थी, फिरौतियां मांगी जा रही थी विधायकों से, ये कारण रहा होगा। या जो जिसे नौकरियों की ये बात करते हैं, वहां अटैचियां मिली थी, एसएस बोर्ड के कर्मचारी तक गिरफ्तार हुए थे, ये हुआ। या 3 बार गोलियों से, सरकार की गोलियों से 1000 आदमी मरे थे। ये इस तरीके के बहुत से काम हैं, उनसे पिंड पीछा छुटाने के लिए एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हो ये लोग। जिम्मेवारी तो फिक्स होएगी जी। किसानों पर गोली चलाएगी, पंचकुला में 30-32 लोग मारे गए, कई दफा हरियाणा में मिलिट्री बुलानी पड़ी, बहुत से लंबी फेरिस्त है। अब एक और नया शब्द इन्होंने बिजली के बारे में जोड़ा कि कांग्रेस के राज में अंधेरा रहता था। श्रीमान जी, डॉक्टर साहब, मैं बड़ी साफ गोई से कहता हूं, और आप लोग तो, क्योंकि मैंने पहले ही एक वर्णन दिया कि मीडिया का चौथा स्तंभ आप है। हमने 4-5 पावर प्लांट लगाए अपने टाइम में, हमारे 9.5 साल कार्य में। खेतड़ में लगाया, खानपुर कला में लगाया, जांडली में लगाया, यमुनानगर में लगाया। 9.5 साल में इस सरकार ने कोई पावर प्लांट नहीं लाया, और कह रहे हमने रोशनी दे दी, हमने सरप्लस करके पावर। ये तो एक अंडरस्टूड दिखाई देने वाली बात है। फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, भले इनका अंदरूनी मामला हो, लेकिन जो पूरे देश में आज संदेश गया है, विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी की। ऐसे रातों रात किसी व्यक्ति को बदलने का, और चुनाव के दर पे, चुनाव की दहलीज पर जब खड़े हैं, तो इसका मतलब वो इस काबिल नहीं समझे। पर बालमुकुंद जी, एक बार बताओ, एक अपनी हालत देखो, पड़ोसी राज्य हिमाचल में जैसे तैसे सरकार बनी, उसकी आते पार्टी के विधायक ही बाहर निकाल दे रहे हैं। एक भाजपा का कमाल देखो, 9.5 साल जो शख्स मुख्यमंत्री रहा, उसे सुबह बताया कि दूसरा बनेगा, उसने सहजता से अपना पद छोड़ दिया, नया व्यक्ति सहजता से आ गया। आप अपनी हालत देखो, राज्यसभा में निपटारा हो गया। एक भाजपा का देखो, सरकार के सहयोगी चले गए, उन सहयोगी में से भी 5 भाजपा के साथ खड़े हो गए, और जितने निर्दलीय थे वो भी भाजपा के साथ आके खड़े हो गए कि हम सरकार के साथ हैं। क्या कहते हो आप इस करिश्मे के संदर्भ में? इसका कारण है, हमारी भी सरकारें रही हैं देश में, आजादी से लेकर के लगातार 50 साल तक, तकरीबन पूर्ण समय में कांग्रेस ने शासन किया देश में जी। जब नेतृत्व पावरफुल होता है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी के टाइम पे, राजीव जी के टाइम में नेतृत्व पावरफुल जब होता है, और सरकारें जब सरकार में होता है, और बहुत सी चीजें सरकार के साथ जुड़ी होती हैं, बहुमत में होते हैं, वो समय की परिकाष्ठा है आज का टाइम कांग्रेस का। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर भी, और मैं प्रवक्ता के तौर पर भी कह रहा हूं, कि हमारी जहां सरकारें, हम बहुमत में थे, 6-7 जगह तो इन्होंने हमारी सरकारें गिराई हैं जी। ये होता है, आदमी की कोई ऐसी मशीन नहीं है कि आदमी को अंदर से चेक किया जाए। आदमी का जमीर है, जिसका किसी का जमीर अगर नहीं अलाउ करता, तो विधायक भागते भी हैं, बिकते भी हैं, तोड़े भी जाते हैं, डरते भी हैं, डराए भी जाते हैं, कई चीजें प्रलोभ, कई चीजें होती है। चलिए बालमुकुंद जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेता हूं इस चरण में, फिर राजेंद्र जी के पास चलता हूं। भाई, जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर आप बड़ा निशाना साधते थे, आज भाजपा ने जेजेपी से अपने आप को मुक्त कर लिया, क्या कहते हो, अच्छा किया बुरा किया?
देखो, मुक्त नहीं किया। इसमें भी एक संदेह की सुई खड़ी हो रही है। सीटों के बंटवारे पर इनकी आपसी सहमति नहीं बनी। और मैं बस में बैठे हैं और एक सीट पे बैठे हैं जी। और अगर आधा घंटा हम बात कर लेना दोनों, तो हमारी दोस्ती ऐसे हो जाएगी चाहे हम 10 साल में मिले कि वे बाल मुकुंद शर्मा जींद से सोनीपत तक बस में गए थे हम इकट्ठे, मेरा अच्छा मिलने वाले हैं। मैं आपको कहूंगा डॉक्टर साहब मेरे साथ वहां ट्रेन में बैठे थे। मतलब आधे घंटे 1 घंटे की दोस्ती का भी कोई किनारा होता है। ये लोग 4.5 साल जलने के बाद भी गठबंधन भी अच्छे से तोड़ नहीं पाए। गठबंधन अच्छे से कर भी नहीं पाए और फिर तोड़ भी नहीं पाए। तो क्या चाहते थे आप? लठ बजाते एक दूसरे पे, तब जाके आप मानते कि गठबंधन ठीक से टूटा। इस तरीके से टूटा तो मजा नहीं आया आपको, मतलब आनंद नहीं आ रहा। कैसा टूट गया? मैं बताता हूं ना जी, मैं बताता हूं जी। ये जो बंटवारा सीटों का हो रहा था ना, इससे पहले कह देते कि आप अपना लड़िए, हम अपना लड़ेंगे, ये टूटता। ये तो सीट बांटने के लिए कल भी जेपी नड्डा के दरबार पे दुष्यंत सिंह दिल्ली में बैठे रहे हैं। दुष्यंत सिंह को खुद पता नहीं था क्या होगा आगे, मुख्यमंत्री जी को खुद पता था। अच्छा हुआ हरियाणा की जनता को कम से कम इसका कुछ फायदा मिलेगा और आने वाले टाइम में हम लोकसभा में पर तो पहुंच गए, बाल मुकुंद जी इस नतीजे पे पहुंच गए। भाई कुछ तो करना चाहिए। तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी का बोलना हमें बड़ा भाएगा। मसला सारा उन्हीं से जुड़ा हुआ है ना। जी वीरेंद्र जी, क्या हो? कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे मित्र बाल मुकुंद जी, इन्होंने एक मुहावरा, एक लोकोक्ति जो कहा, मैं उसका उत्तर हरियाणवी के एक लोकोक्ति में कहता हूं, मुका चूकी डूमणी गावे आड़ पताड़। जी। कांग्रेस अजय सिंह चौटाला की पार्टी, दुष्यंत सिंह चौटाला की पार्टी के साथ मिलकर 19 में सरकार बनाना चाहती थी। हमारा उल्टा सीधा जी। ठीक उसी तरह आज भी इनके पास क्योंकि कहने के लिए कुछ है नहीं ठोस, और ये कुछ कर नहीं। जी, जो जनता जनार्दन आपके नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला से राक्षसी प्रवृत्ति का ये गाली खा चुकी हो, जिस जनता जनार्दन को आपके शासन में हर तरह से लूटा गया हो, निश्चित तौर पर जनार्दन है। और उसने आपके पार्टी, आपके शासन के पापों का परिमार्जन करने के लिए ही भर ला करके ये काम। मेरे जी थोड़ा विचार का विषय है। देखो 2019 में सत्ता में रहते हुए भी आपको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। ये फैसला भी जनार्दन का ही था। थोड़ा विचार कीजिएगा ऐसा फैसला क्यों आया। लेकिन अभी मेरे साथ में राजेंद्र जादौन जी है। जादौन जी, जब चुनाव दहलीज पर है, ऐसे में हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हो गया और जो चेहरा संघनिष्ठ के संदर्भ में जाना जाता था, जो चेहरा वैचारिक रूप से प्रधान माना जाता था, जिस व्यक्ति के संदर्भ में कहा जाता था कि जिसका ना कोई परिवार है, समाज ही परिवार है, प्रदेश ही परिवार है, और जिसने अपना पूरा जीवन ही समाज के लिए समर्पित कर दिया है, वो व्यक्ति रातों रात नहीं, दिन ही दिन में विदा कर दिया गया। समेट रहा था अपने केंद्रीय नेतृत्व से और शीर्ष नेतृत्व से जिसको प्रशंसा मिल रही थी, तो उसको बदला गया है, मुख्यमंत्री के पद से हटा के नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो ये चुनावी जरूरत के हिसाब से किया गया जी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल पर एक अलग तरह का नैरेटिव लेके आई और एक पॉलिसी लेके आई कि हम सब जगह ओबीसी को बढ़ावा देंगे। जी।
तो पहले जो है ओपी धनखड़ को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर और नायब सैनी को बनाया गया, चूंकि वो ओबीसी क्लास को बिलोंग करते हैं। तब भी यही माना गया था कि ओबीसी को बढ़ावा देने की पॉलिसी है। फिर मुझे लगता है कि पार्टी ने सर्वे किया और 10 के 10 कमल खिलाने हैं और सभी 10 लोकसभा सीटें जीतनी है, और सामने कांग्रेस भी थोड़ा मजबूती से अपना चेहरा दिखा रही है। तो ऐसे चैलेंज को देखते हुए उनको लगा कि ओबीसी कार्ड को और मजबूती के साथ खेला जाए। तो ओबीसी क्लास को बिलोंग करते हैं नायब सैनी जी, और वो तेजी से उनका ग्राफ आगे बढ़ रहा है। तो प्रदेश अध्यक्ष पद से एक संक्षिप्त कार्यकाल में ही उनको मुख्यमंत्री पद मिल गया, तो ये चुनावी जरूरत थी। अभी अगर चुनाव दूर होते तो मैं समझता हूं कि मनोहर लाल जी कुछ समय और शासन करते। आज मनोहर लाल जी ने उनको पदभार ग्रहण कराते हुए मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने तो पहले ही कह दिया था कि कोई और एनर्जेटिक और क्षमतावान कोई नेता मिले तो उसको मुख्यमंत्री पद सौंप दीजिए, मैंने अपनी इच्छा ही जाहिर कर दी थी। तो मुझे लगता है कि सब ये चुनावी जरूरत है। अगर चुनाव में अभी साल 1.5 साल का और फासला होता तो मनोहर लाल जी को पद नहीं छोड़ना पड़ता। उसे चुनाव के पहले बदला जा रहा है, इसका जनता के बीच में सकारात्मक प्रभाव जाएगा या नकारात्मक प्रभाव जाएगा? भाई दावा तो हमारे बीच में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी क्या कर रहे हैं? वीरेंद्र सिंह चौहान जी ये बताएं, जनहित में काम किया, राजनीति में काम किया। अब जिसने इतना बेहतर काम किया उसको एन चुनाव से पहले बदला गया तो जनता क्या समझेगी? भाई अच्छा काम करने के संदर्भ में बदल दिया गया या काम ठीक नहीं था इसलिए बदल दिया गया? ये दुविधा जहन में आ रही है। आप इस दुविधा का कुछ समाधान करो ना। भाई एन युद्ध से पहले सेनापति क्यों बदला जाता है? तब बदला जाता है जब लगता है कि इसके नेतृत्व में जीतना संभव नहीं है। जब काम इतना अच्छा तो खट्टर जी को क्यों बदला? जी जादव जी। हाँ जी, देखिए ऐसा है कि निसंदेह मनोहर लाल जी अच्छा काम कर रहे थे। उन्होंने देश प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति को बदलने का काम भी किया और कई ऐसे सिस्टम लेके आए जिनको नेशनल लेवल पर स्वीकार किया गया। मोदी सरकार ने भी जो स्वामित्व योजना थी, प्रॉपर्टी आईडी योजना थी, उसको स्वीकार किया गया और ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को स्वीकार किया गया। कुछ और भी था और वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो उसको टारगेटेड पीरियड से पहले लागू करने का काम किया। तो कई तरह की योजनाएं थी, परिवार पहचान पत्र लेकर आए, कई पोर्टल सिस्टम लागू किए और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी पेमेंट और मुआवजा, किसानों की फसल क्षति का मुआवजा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ऐसे बहुत सारे मोर्चों पर उन्होंने काम किया है। लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो मुख्यमंत्री काल जो पहले से ही सिमट गया चुनाव आने से पहले, उसका कारण यही ने उसका ध्यान रखा है। नहीं तो हाल फिलहाल तो वो केंद्र की सरकार भी जो है चुनाव में जा रही है और अभी हाल फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी इमीडिएट जरूरत भी क्या थी जब वो हरियाणा में ठीक से काम कर रहे थे। और पहले तो जो उनके प्रभारी थे वो कह रहे थे कि तीसरी बार हरियाणा को मनोहर लाल जी की जरूरत है और देश को भी नरेंद्र मोदी की जरूरत है तीसरी बार। मुझे तो, मैं खुद हैरान में था, मुझे लगता है कि मनोहर तो राजन जी भी हैरानी में हैं। अब क्या करोगे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी? और वो बोल रहे हैं मनोहर लाल जी की जरूरत है। आपने तो दूसरी बार में ही रवाना कर दिया और आप हमें ये समझा रहे हो कि भाई चुनाव का समय, नई ऊर्जा की, नए प्राण की जरूरत है। तो भाई हरियाणा में प्राण की जरूरत है क्या? देश के संदर्भ में प्राण की जरूरत भी बता दो। फिर मोदी जी की जगह भी कुछ और ढूंढ रहे हो क्या आप? उसके संदर्भ में भी खुलासा कर दो। ये तो सही, सुनिए तो सही जी। डॉक्टर साहब सुनिए तो सही। चुनाव जो है एक संग्राम होता है जी। उस संग्राम में उस समय की आवश्यकता के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। इस निर्णय को अगर चुनाव के संदर्भ में आप देखना चाहें तो इसको भी सकारात्मक दृष्टि से देखा जा सकता है जी। कहीं भी मनोहर जी के काम में कमी नजर आ रही थी इसलिए उनको बदला गया, किसी ने कहा नहीं, न किसी को उस तरह की समझने की आवश्यकता है। मनोहर जी एक व्यक्ति, एक नेता, एक कार्यकर्ता, नायब सिंह सैनी एक और नेता कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के,
वो एक परंपरा ऐसी है, वो एक सिलसिले का हिस्सा है जिसमें बड़ा कोई ऐसा बदलाव नहीं आप कह सकते कि मनोहर जी के जाने से वो अच्छे काम जो वो कर रहे थे उनको रोका जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं जिस गति के साथ, जिस ऊर्जा के साथ मनोहर जी ने नई नई पहल की, जिनको राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया, उस सिलसिले को नया नेतृत्व नए अंदाज में आगे बढ़ाएगा तो हमारी परफॉर्मेंस और बेहतर होगी निश्चित तौर पर। इसमें कहीं नकारात्मकता देखने की गुंजाइश नहीं। बिजली की बात कर रहे थे बाल मुकुंद जी, उनको मैं एक उत्तर देना बहुत जरूरी। इन्होंने कहा कि इन्होंने कोई पावर प्लांट नहीं लगाया, हमने सरप्लस कर दिया था। हरियाणा की जनता यही तो पूछ रही है कि अगर इतने पावर प्लांट आपने बाल मुकुंद जी लगा दिए थे, जगह जगह पर पावर सरप्लस हरियाणा आपके राज में हो गया था, मुझे उसको स्वीकार करने में भी एक पल के लिए कोई गुरेज नहीं है, परंतु ये तो बताना पड़ेगा सरप्लस पावर कहीं सोनिया गांधी जी को दे रहे थे आप, कहीं बेच करके कांग्रेस के खजाने भर रहे थे। हरियाणा के गांव रोशन क्यों नहीं किया आपने? आप शहर को 24 घंटे बिजली देते थे, हरियाणा के गांव क्यों 24 घंटे बिजली पा नहीं रहे थे? अगर आपने इतनी बिजली बना दी थी, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। बिजली के संदर्भ में बाद में बात कर लेंगे, अभी तो हमें खट्टर जी और नायब सैनी जी के संदर्भ में समझाओ। वीरेन जी समझ नहीं पा रहे हम अभी भी। भाई अच्छे काम के एवज में व्यक्ति पुरस्कृत होता है, सम्मानित होता है। खट्टर जी के संदर्भ में जो कदम उठाया गया है, तो नायब सैनी जी तो तरक्की पा गए, पहले प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद में मुख्यमंत्री भी हो गए। और खट्टर जी का सिक्का चलता है दिल्ली में, ये दिखाई भी देता है। अभी अभी सुभाष बराला भी अगर सांसद बने तो माना गया खट्टर जी की पसंद है इसलिए बने। नायब सैनी जी अगर मुख्यमंत्री बने तो सब जानते हैं कि खट्टर जी के निजी पसंद का मतलब ही नायब सैनी है। तो खट्टर जी की पसंद के मायने तो अभी भी हैं, पर खट्टर जी का खुद क्या होने जा रहा है ये जिज्ञासा लोगों के जहन में है। आप जितना भी अपने आप को आम कार्यकर्ता बताओ, पर प्रदेश भाजपा की आवाज तो आप हो, तो थोड़ा रोशनी दो। खट्टर जी का आगे क्या? खट्टर जी ने आया हमें बोला है बड़ी जिम्मेवारी, नई जिम्मेवारी मिलेगी, तो आप लोग समझ पाए खट्टर जी को नई जिम्मेदारी क्या मिलने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी कार्यकर्ता को उसकी क्षमता, उसके गुणों, उसके अनुभव के आधार पर लगातार काम देती है। मनोहर जी ने जब से घर छोड़कर प्रचारक के रूप में काम किया और बाद में जब भारतीय जनता पार्टी में आए, तो उनसे भारतीय जनता पार्टी ने उत्तरोत्तर अधिक महत्व के काम लिए हैं, उनकी ऊर्जा का सदुपयोग किया है। आने वाले समय में वे संगठन की योजना, केंद्रीय नेतृत्व की योजना के अनुसार पहले से और बेहतर काम करते हुए दिखाई देंगे। मनोहर जी अगर अच्छा काम कर रहे हैं, इसका अर्थ यह तो नहीं है कि उनके स्थान पर कोई नया नेता उसको कभी अवसर नहीं देना। नए कार्यकर्ता, नए नेता को भी अवसर दिया जाएगा ना। नवीनता के लिए, नई ऊर्जा के लिए, बढ़िया ढंग से काम कर रही सरकार को और ताजगी और ऊर्जा देने के लिए नायब सिंह जी को आगे किया गया है। और दोनों में कोई अंतर नहीं है, इस मायने में दोनों में कोई झगड़ा नहीं, दोनों कॉम्पिटिटर नहीं। आपने भी माना नायब जी और मनोहर जी वैचारिक रूप से, संस्कारों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा वीरेन जी एक चीज समझाओ भाई, जो बात आप प्रदेश के लिए लागू कर रहे हो क्या देश के लिए भी वही सिद्धांत लागू होता है? भाई 9.5 साल हो गए खट्टर जी को प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, और सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी को तकरीबन 10 साल हो रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के तौर पर। नई ऊर्जा, नई ताजगी, नया तरीका, नया नेतृत्व, नया कार्यकर्ता प्रदेश में ही, या आपकी अभिलाषा देश के संदर्भ में भी जागृत हो गई? भाई जिन दलीलों से आप हमें समझा रहे हो खट्टर जी के परिवर्तन को, ना तो नहीं। आदरणीय डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी में निश्चित तौर पर व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता। उचित समय पर जब पार्टी तय करेगी, नरेंद्र मोदी जी का भी कोई उत्तराधिकारी होगा। आज की तारीख में पार्टी, संगठन, उसका निर्णय यही है कि नरेंद्र मोदी जी उनके नेतृत्व में 24 का चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो कदम तेजी से हम बढ़ा रहे हैं, उसको और ऊर्जा देंगे। जब समय आएगा कोई ऐसा परिवर्तन का, तो वहां भी होगा। परिवर्तन होता है साहब हमारे यहां, ये किसी की बपोती नहीं है पार्टी,
ये पार्टी साधारण से साधारण कार्यकर्ता से असाधारण काम करने की परंपराएं इसमें हैं। हमारे यहां किसी समय में आडवाणी जी, अटल जी वो शिखर पर थे। हमेशा तो कोई भी नहीं रहता। हमने भी नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी जी सदैव वीरेंद्र सिंह जी, रहेंगे। एक बात बताओ, आप जितना ज्ञान हमको दे रहे हो और हमें समझाने की कोशिश कर रहे हो, देखो भाजपा में ऐसा होता है, भाजपा में ऐसा होता है, और देखो भाजपा में ऐसा भी होता है, ये अनिल विज जी को क्यों नहीं समझा पाते भाई आप? विकल्प के बारे में विचार नहीं कर रहा तो वो हैं, उनसे उत्तम कोई और कार्यकर्ता भी कल को ये काम करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। हम तो कार्यकर्ता को बता रहे हैं। जी, अनिल विज जी को भी समझा लेंगे। अनिल विज जी के बारे में जो मनोहर जी ने कहा है, वही बात मैं दोहरा दूं। अनिल विज जी और मनोहर जी और नायब जी, इन तीनों का टेम्परामेंट, उनका स्वभाव भिन्न भिन्न है। मोदी जी का स्वभाव अन्य प्रकार का है, नड्डा जी का अन्य प्रकार का है। हमारे अनिल विज जी की परफॉर्मेंस कोई खराब थोड़ी रही है। अनिल विज जी ने भी बहुत बेहतरीन काम किया अपने मंत्रालय में, और बहुत एग्रेशन वाले कार्यकर्ता और नेता हैं हमारी पार्टी के। कभी कभी वो उनको मनोहर जी ने जैसा कहा कि गुस्सा आ जाता है, कभी कभी नाराज हो जाते हैं, लेकिन वे हमारे दल के, हमारी पार्टी के सम्मानित नेता और कार्यकर्ता। तो समझा लेंगे, मना लेंगे। पर बाल मुकुंद शर्मा जी, हम आपके पास वापस लौटते हैं। भाई देखो, राजेंद्र यादव जी ने समझाया कि खट्टर जी तो बढ़िया काम कर रहे थे, पर साथ साथ समीकरण भी साधने होते हैं। तो भाजपा ने फैसला लिया, खट्टर जी को दिल्ली में बड़ी भूमिका देंगे और यहां पर नायब सैनी जी के माध्यम से जातिगत समीकरण को भी साध लेंगे। अब सब कुछ साध लिया जा रहा है, और एक जिस जेजेपी के नाम पे आप नारियल फोड़ देते उससे भी पिंड छुड़ा लिया गया है। आपके लिए कितनी मुश्किल पैदा हो गई इस लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, बाल मुकुंद जी, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। भाजपा ने आज एक दांव से ही आपको दिन में तारे वारे तो नहीं दिखा दिए भाई? आप एक बात देखिए डॉक्टर साहब जी, पूरे हिंदुस्तान में ये टिकटें बांट रहे हैं जी, हरियाणा में टिकट नहीं बांट रहे कांग्रेस के डर से जी, मुख्यमंत्री को बदला है कांग्रेस के डर से जी। और एक नए अब अभी आज दिन में एक समाचार सुनने को मिला, पता नहीं वो किस तरीके का मैं उसको वेरीफाई तो नहीं कर रहा, कि अभी जेपी नड्डा जी की जगह मनोहर लाल खट्टर जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे भाजपा को और मजबूती देने के लिए। तो बहुत कुछ किया जा रहा है कांग्रेस के डर से। जी, अच्छा, कांग्रेस से इतना क्यों कपकपा रही है भाजपा? ये पिछली बार चुनाव हुआ था तो आपका तो खाता भी ना खुला था हरियाणा में। 10 लोकसभा सीटें, 10 की 10 आप हार गए। ऐसी पराजय के बाद भी भाजपा कांप रही है आपसे, कैसे? मैंने आपको बताया ना, जैसे मैंने आप ये वैसे तो डॉक्टर साहब राजनीतिक पंडित तो आप हो, मीडिया के जो लोग होते हैं वो राजनीतिक पंडित होते हैं। मैं आपको बताता हूं, मनोहर लाल खट्टर जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे अभी भाजपा वाले, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। तो भैया हरियाणा में तो आपका फिर खाता भी ना खुलेगा। जब हरियाणा का आदमी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएगा तो हरियाणा की जनता तो टूट पड़ेगी भाजपा को वोट देने के लिए। आप अपना रास्ता इतना मुश्किल क्यों कर रहे हो भाई बाल मुकुंद जी? मैं इनकी कहनी बताता हूं आपको, ये जो कह रहे वो बता रहा हूं मैं जो ये लोग कह रहे वो बता रहा हूं जी। लेकिन उसमें अभी समय है। लोकसभा में तो नड्डा साहब को इन्होंने टाइम दे रखा ना 3 महीने का जी। ये कांग्रेस के डर के कारण ही इतने आमूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा ये भी था कि आप मुझे इसका उत्तर नहीं दे रहे भाई, कांग्रेस से इतना क्यों डर रहे हैं? कांग्रेस ने ऐसा क्या तीर मार लिया है जिसके कारण भाजपा कपकपाने लगी? जिस भाजपा ने आपको 2019 के चुनाव में हरियाणा में खाता तक न खोलने दिया, उस भाजपा की हालत आपके मारे इतनी खराब कैसे हो गई है भाई, जो आप दावा कर रहे हो? थोड़ा समझाओ तो सही ना। देखो, हमने ये कमाल किया है भाई, आपके नेता तो एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। वो एक एसआर के अभियान चलता है जिसके अंदर कौन है, वो शैलजा जी हैं, वो रणदीप जी हैं, वो किरण जी हैं, वो मिलकर एक अलग अभियान चलाते हैं। एक वो हुड्डा जी हैं, उदय भान जी है, वो अलग अभियान चलाते हैं। तो कपड़े तो आप एक दूसरे के फाड़ रहे चौराहे पर, और डर भाजपा रही है। तो थोड़ा समझाओ ऐसा कैसे हो रहा है? संविधान में जो ताकत दी है जनता को 5 साल में परिवर्तन करने का, तो उस पर हम 19 के उदाहरण के साथ नहीं चल सकते। 19 का जो उदाहरण आप दिया आपने, मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन 19 के उदाहरण से नहीं चल सकते। इससे पहले 2004 में और 9 में 10 की 10 कांग्रेस को आई है। भाजपा तो विधानसभा में खाता भी नहीं खुला था, लेकिन इन्होंने भी संघर्ष किया।
प्रजातंत्र का ही स्वरूप है। पहले हम 10-10 पे आते थे और जब भी जीत के आती है कांग्रेस 10 की 10 क्या। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं बालमुकुंद जी, लेकिन ये भाजपा ने जो संघर्ष किया ना वो कांग्रेस के खिलाफ किया, चौटाला जी के खिलाफ किया, पर कांग्रेस का संघर्ष तो एक दूसरे के खिलाफ दिखता है। अब एक दूसरे के खिलाफ आप लड़ रहे हो और हार भाजपा जाएगी, ये कमाल आप कैसे करोगे? थोड़ा इसमें भी और रोशनी दे दो भाई, मजा आ जाए। मैं बताता हूं, जो हरियाणा का राजनीतिक परिदृश्य है ना, सामाजिक ताना बाना है ना, उसका ढांचा ही ऐसा है। ये हमारे जो नेता हैं बड़े कांग्रेस में, क्योंकि बड़े नेता ज्यादा, ये तो बड़ा बनने नहीं देते भाजपा वाले तो किसी को। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना वजूद है, कुमारी शैलजा जी का अपना वजूद है, रणदीप सुरजेवाला जी का अपना वजूद है, किरण चौधरी का अपना वजूद है, कैप्टन अजय सिंह यादव का अपना वजूद है। ये जो लोग अब अपने क्षेत्र में पावरफुल हैं, तो वो अपने क्षेत्र में अपने लोगों से वादा करके आते हैं कि आपके हम सेवा करेंगे, जनता जनार्दन की सेवा करेंगे, तो वो अलग अलग जीत के आते हैं। जैसे 67 सीट आई थी, सारे रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम है। ये एक पुख्ता चीज भी तो आप देखो, आज तक सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस की 67 सीट आई हरियाणा में। देश में सबसे ज्यादा 404 कांग्रेस की आई है। सारा रिकॉर्ड सब कुछ आज तक कांग्रेस के नाम है। तो हरियाणा का रिकॉर्ड देखो भैया, 67 सीटें कोई बड़ा रिकॉर्ड नहीं है। देवीलाल जी इससे बड़ा रिकॉर्ड दिए हुए हैं, थोड़ा पन्ना पलटिएगा ना हरियाणा की सियासत के संदर्भ में। पर वीरेंद्र सिंह चौहान जी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं? अगर वीरेंद्र जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बार वीरेंद्र जी की बात सुनते हैं। जी वीरेंद्र जी। डॉक्टर साहब, कांग्रेस कितनी कंफ्यूज है जी, ये उसके नेताओं, कार्यकर्ताओं, प्रवक्ताओं के वक्तव्यों में उनको देखकर सहजता से समझा जा सकता है। जी, कांग्रेसी सांप्रदायिक तो बताते हैं भाजपा को जी, लेकिन इस्लाम परस्ती की राजनीति खुलेआम करते हैं। जी, है कि नहीं? परस्पर विरोधाभासी बातें। कांग्रेसी कहेंगे कि भाजपा तो जाति की राजनीति करती है। आज जब हमने हरियाणा में सहजता से नेतृत्व परिवर्तन किया, क्या किसी जाति या जाति समूह का नाम भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता या नेता ने लिया? बिल्कुल नहीं लिया। हम कोशिश करते हैं कि जाति के नाम पर सियासत न हो। कांग्रेस ने क्या किया आज हरियाणा में? कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तक दोनों ने ये कहा कि जाटों की वोट बांटने के लिए षड्यंत्र हुआ है। मतलब ये केवल जाट की राजनीति करना चाहते हैं या इस परिवर्तन में इनको जाति दिख रही है? ये जाति जो कि जानी चाहिए, जाति जिसका महत्व धीरे धीरे सियासत में कम होना चाहिए, ये बार बार देश को, प्रदेश को जाति की दलदल में घसीटना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, पंडित जी, ये कहा देश में 4 ही जाति हैं, महिला है, किसान है, नौजवान है। तो वो जातियां, उनके कल्याण की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। आप जाट की बात करते हो, गैर जाट की बात करते हो, कभी बैकवर्ड कहना चाहते हो, कभी फॉरवर्ड कहना चाहते हो, कभी मुसलमान की बात करते हो। अरे वीरेंद्र जी, ये बात तो आप भी पर्याप्त कर ले दो। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, इसके संदर्भ में आपके भी बयान पर्याप्त आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे बालमुकुंद शर्मा जी इस संदर्भ में बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास अब आखिरी दौर की बातचीत करनी है और आखिरी दौर की बातचीत के लिए मैं राजेंद्र जादौन जी आपके पास आना चाहता हूं। कुल मिला के परिवर्तन तो हो गया, इस परिवर्तन का प्रभाव लोकसभा की दृष्टि से क्या देखते हैं? कि आज भाजपा का मुक्ति दिवस है, भाजपा का एक बड़ा वर्ग जेजेपी के साथ गठबंधन को बोझ के तौर पर देखता था, आज वो गठबंधन टूट गया। भले ही साथ साथ बनोलाल खट्टर जी का मुख्यमंत्री का पद का साथ भी छूट गया। क्या कहते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता आज आशा में होगा या निराशा में होगा? नहीं, देखिए, भाजपा का कार्यकर्ता तो अपने नेतृत्व के संकेतों पर चलता है जी, तो वो ठीक है, लेकिन इन्होंने एक तीर से 2 शिकार कर ली। जी, मुख्यमंत्री भी बदल दिया और जननायक। अब ये है कि इन्होंने जाति समीकरणों की साधना तो ये अपने साइलेंट तरीके से करते हैं जी, कहीं जाति का ये जोर शोर से प्रचार नहीं करते कि हम ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, लेकिन धीरे से बना भी देते हैं जी, क्योंकि सारा इनके टिप्स पर रहता है कि कौन सी जाति कहाँ किसके फेवर में जा रही है और इसको अपनी तरफ कैसे मोड़ना है, तो धीरे से बनाते हैं। अभी तो ये कयास भी था कि 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन वो नहीं बनाए गए। तो हो सकता है कि अभी तो विधानसभा चुनाव में 6 महीने पड़े हैं और मंत्रिमंडल विस्तार तो मैं समझता हूं कि आचार संहिता का कोई विषय नहीं होता, तो मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। अभी 5 ही मंत्री हैं, मंत्री तो फिर पूरे बनाए जाने हैं। जो भी 15% में आते हैं वो सारी जो है गढ़पूर्ति उनको करनी है। तो ये है कि ये नायब सैनिक। चलिए राजेश जी, एक आखिरी टिप्पणी कीजिए। मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल जी की पारी को विराम लग गया, क्या इसे सांसद के तौर पर, शुरुआत के तौर पर भी देखें? मनोहर लाल खट्टर जी ने
2014 में पहली बार विधायक बने थे, क्या माने 2024 में पहली बार सांसद बनने का सौभाग्य भी खट्टर जी के हिस्से में आने की उम्मीद करें? हाँ, ऐसी संभावना है कि उनको जो है सांसद का चुनाव लड़ाया जा सकता है। हो सकता है कि करनाल सीट जहां से वो विधायक हैं, वहां से करनाल लोकसभा सीट का भी चुनाव उनको दिया जा सकता है। तो कुल मिला के हमारा जो विषय था हरियाणा में प्रयोग सैनिक का राजयोग, तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करने में सफल हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक और जनता के संदर्भ में भावनाओं को समझने का दावा करते हुए जननायक पार्टी के साथ अपने गठबंधन को तिलांजलि दे दी, वो बैसाखी तोड़ दी जिस बैसाखी को लेकर सवाल उठ रहे थे, वहीं दूसरी ओर मनोहर लाल खट्टर की भी नई भूमिका के संदर्भ में शायद फैसला ले लिया। नायब सैनिक के रूप में एक नया चेहरा हरियाणा में नेतृत्व के तौर पर सामने आया। क्या यह चेहरा आने वाले समय में भाजपा की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का करिश्मा 2019 के चुनाव में किया था कि 10 की 10 सीटों पर वह फतेह करने में कामयाब हुई थी, उस फतेह के सिलसिले को वह बरकरार रख पाएगी, जानने में दिलचस्पी रहेगी। लेकिन इतना तय है कि देश की राजनीति के लिहाज से आज का दिन हरियाणा के नाम रहा। हरियाणा आने वाले दिनों में इस परिवर्तन को किस रूप में व्यक्त करता है, जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस दिलचस्प चुनावी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दिया सादा।